students, today we are going to start with another session of history, class 8, chapter expansion of British power. So students, in the last lecture we have studied about subsidiary alliance. ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? रूलर्स के साथ अलायंस साइन करवा रहे थे, ट्रीटी साइन करवा रहे थे एंड उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी. दैट इज नॉट टू maintain army of Britishers at the expense of ruler itself. So यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अभी आगे स्टडी करते हैं कंडीशंस के बाद. नाउ स्टूडेंट्स, अब कंडीशंस है तो ब्रिटिशर्स, ऑब्वियस है कि ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए वो कंडीशंस रखेंगे. सो ये ट्रीटी से, सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा था, हम पहले वो स्टडी करेंगे. The subsidiary was very advantageous to British. They could maintain a large army at the cost of Indian rulers. हमें पता है स्टूडेंट्स कि इंडियन रूलर्स को पैसे भरने हैं. पहले ही ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट ही कंडीशन रखी थी कि इंडियन आर्मी नहीं होगी, ब्रिटिशर्स की आर्मी जो है वही आपको हायर करनी पड़ेगी एंड उसका मेंटेनेंस भी कौन देगा? इंडियन रूलर्स. तो ब्रिटिशर्स की तो आर्मी बन गई, बट किसके कॉस्ट पे? पैसा कौन दे रहा है? एक्सपेंस किसका है? इंडियन रूलर्स का. सो ये एक बेनिफिट हो गया कि ब्रिटिशर्स को अपने आर्मी पे कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा है. नाउ अगर आर्मी ब्रिटिशर्स की है तो डिफेंस किसके अंडर रहेगा? ब्रिटिशर्स के अंडर. मानने के लिए आर्मी जो है वो कहाँ है? रूलर के अंडर. लेकिन वो मिलिट्री है किसकी? लोग किसके हैं? ब्रिटिशर्स के तो ही है. सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डिफेंस को भी इनडायरेक्टली किसने कंट्रोल किया है? डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कंट्रोल किया है. इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी दी. अपनी आर्मी मतलब हुई किसकी? ब्रिटिशर्स की हुई. तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पूरे डिफेंस को कंट्रोल किया है एंड फॉरेन अफेयर्स को भी कंट्रोल किया है. सो दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस and foreign affairs of the protected ally and could overthrow the ruler and annex territories whenever they wish to. आर्मी स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स की, नाम के लिए सिर्फ इंडियंस की. तो जब भी ब्रिटिशर्स को किसी रूलर के साथ वॉर करना है, उसकी टेरिटरी चाहिए, तो वो कभी भी कर सकता है बिकॉज उसी की आर्मी ठहरी. तो वो एक सिर्फ ब्रिटिशर्स एक बोल सकते हो ऑर्डर देगा एंड वही ऑर्डर मिलिट्री फॉलो करके पूरी टेरिटरी किंगडम जो है रूलर का अपने अंडर ले लेगी. फिर जो रेसिडेंट हमने देखा स्टूडेंट्स, रेसिडेंट हमने लास्ट सेशन में देखा था. कौन होते हैं? ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हमेशा कोर्ट में मौजूद होते हैं. तो कोर्ट में मौजूद है तो वो रेसिडेंट क्या करता है स्टूडेंट्स? किंगडम का जो इंटरनल अफेयर्स है, किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम देखेंगे सभा बैठती है किंगडम में, राजा के सामने जब सभा पूरी बैठती है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है? इंटरनल डिस्कशंस होते हैं. कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होते हैं, कुछ पैसे रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं. तो सारे में वो रेसिडेंट क्या करता है? इंटरफियर करता है. ऑल्सो द रेसिडेंट कुड इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम टू फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. सो कंपनी का क्या है स्टूडेंट्स? और प्रॉफिट लाने के लिए वो किंगडम के इंटरनल अफेयर्स में क्या करता है? एक काइंड ऑफ इंटरफियर करता है. On the other hand, the Indian ruler who accepted the British alliance had become totally dependent on the company. अलायंस तो साइन कर दिया, अब टोटली किस पे डिपेंडेड हो गए? टोटली बोल सकते हो ब्रिटिश पे डिपेंडेड हो गए. सो जो इंडियन रूलर स्टूडेंट्स ट्रीटी साइन कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी. क्यों साइन किया था स्टूडेंट्स? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ताकि कभी भी अगर राइवल रूलर जो है, कोई दूसरे किंगडम का रूलर उसके साथ वॉर करने आए तो ब्रिटिशर्स उसका साथ दे. करेक्ट. सो ये एक लालच की वजह से उन्होंने ट्रीटी साइन की थी. लेकिन ट्रीटी साइन करने के बाद वो ब्रिटिशर्स से हार गए एंड टोटली किस पे डिपेंडेंट हो गए? ब्रिटिशर्स पे. तो यहाँ पर वापस ब्रिटिशर्स जो वो बाजी मार गए. बेनिफिट्स क्या क्या थे और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आर्मी हम देखेंगे, ब्रिटिशर्स की आर्मी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, बट एक्सपेंस किसका था? इंडियन रूलर्स का था. सेकंड, अब आर्मी है ब्रिटिशर्स की तो डिफेंस भी किसके अंडर रहेगा? ब्रिटिशर्स के अंडर. फॉरेन अफेयर्स में भी उसका ही चलेगा सब कुछ. एंड कभी भी अगर कोई रूलर के टेरिटरी को एनेक्स करना है तो ब्रिटिशर्स आराम से कर सकते हैं बिकॉज आर्मी भी उनकी है, नेम सेक के लिए इंडियंस की है.
फिर जो रेसिडेंट है जिन्हें कोर्ट में हमेशा के लिए रखा है, ब्रिटिश ऑफिशियल, तो वो भी क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, कभी भी इंटरफियर कर सकता है जो इंटरनल मैटर्स है, डिस्कशंस है। एंड वो इंटरफियर क्यों करेगा स्टूडेंट्स, ताकि वो कंपनी एंड ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट बढ़ा सके, तो वो इंटरफियर करने का राइट उसको दे दिया था। फिर जिसने जिसने स्टूडेंट्स, जो रूलर्स ने क्या किया, ट्रीटी साइन की थी, उन्हें क्या करना पड़ा स्टूडेंट्स, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स, वो कंपनी पे डिपेंडेंट हो गए। कंपनी बोले तो वो वॉर करें, कंपनी बोले तो वो आर्मी मेंटेन करें, तो सब, एंड कंपनी बोलेगी तो वो अपना बजट पास करेंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के अंडर होता था, कंपनी के थ्रू। तो एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि इंडियन रूलर्स जो है जिन्होंने साइन की थी, वो सारे पछता रहे थे कि हमने क्यों साइन की, बिकॉज उन्हें तो कोई बेनिफिट ज्यादा मिल नहीं रहा था, सिर्फ प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन बेनिफिट ज्यादा ब्रिटिशर्स को था। एंड यही स्टूडेंट्स हमने सीखा है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की थी, तो आपस में ही सारे रूलर्स को लड़ाया, एंड फिर उन्होंने, वो रूलर्स ने खुद ही क्या कर दिया, एक दूसरे को डिफीट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिर्फ एक काइंड ऑफ आग लगाई, नथिंग एल्स। तो स्टूडेंट्स हमने बेनिफिट्स देखे हैं, अब हम देखेंगे डॉक्ट्राइन, पॉलिसी ऑफ लैप्स, एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856। अब स्टूडेंट्स, लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तब वहां पर हम देखेंगे इनका रूल आया। After taking over as a governor general in 1848, Lord Dalhousie began the final stage of annexation. He devised the policy called doctrine of lapse. अब यहाँ पर हम देखेंगे 48 की बात है, 1848 की बात है। 1848 में कौन गवर्नर जनरल बना स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क के लिए पूछते हैं, ध्यान देना। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल बने, उन्होंने लास्ट स्टेज स्टार्ट कर दिया, फाइनल स्टेज ऑफ एनेक्सेशन, मतलब बोल सकते हो कि बहुत बोल सकते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनेक्सेशन, जहां पर ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी क्या कर सकते हैं, आप छीन सकते हो, उसे फाइनल स्टेज बोलोगे। अब ये कौन से तरीके से इसने एनेक्सेशन किए थे, हम वो देखेंगे। तो एक उसने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी वाज नेम्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। शायद आप अवेयर रहोगे ये पॉलिसी के बारे में, नहीं है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, अगर कोई रूलर जो है, किंगडम का रूलर, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, तो क्या होगा, उसकी सारी किंगडम, सारी प्रॉपर्टीज किसके अंडर जाएगी, सीधी ब्रिटिशर्स के अंडर चली जाएगी। अगर उसने किसी सन को अडॉप्ट किया है, तो भी वो किसके अंडर चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंडर। बट अगर उसने किसी सन को अडॉप्ट किया है, किसी लड़के को अडॉप्ट किया है, उसका चाइल्ड नहीं है, बट किसी को अडॉप्ट किया है एंड ब्रिटिशर्स ने उसको मंजूरी दी है, यस यू कैन अडॉप्ट, ब्रिटिशर्स परमिट कर चुके हैं, तो बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स उससे नहीं छीन सकते। लेकिन अगर कोई भी रूलर, उसका नेचुरल हेयर नहीं है, बोल सकते हो कि उसका कोई सन नहीं है, तो उसकी सारी टेरिटरी लैप्स हो जाएगी एंड सीधा कहा जाएगा, वो ब्रिटिशर्स के अंडर पूरी टेरिटरी चली जाएगी। तो इसी को हम डॉक्ट्राइन बोलते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, अब ये जो लॉर्ड डलहौजी क्या करेगा, अगर समझो रूलर ए का कोई बेटा नहीं है, कोई सन नहीं है, तो उसकी पूरी टेरिटरी क्या हो गई स्टूडेंट्स, लॉर्ड डलहौजी के अंडर। ऐसे तो कितने रूलर्स रहेंगे जिनके जिनके बोल सकते हो चाइल्ड नहीं होंगे, अडॉप्टेड होंगे बट चाइल्ड नहीं होंगे। अब अडॉप्टेड में से बोल सकते हो कि बहुत सारे को तो परमिशन मिलती भी नहीं कि आप टेरिटरी रखो, तो सारा लॉर्ड डलहौजी के अंडर आता है एंड मैक्सिमम टेरिटरी यही पॉलिसी के अंडर लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर किया, इसलिए हमने इसे क्या बोला, फाइनल स्टेज ऑफ एनेक्सेशन। According to it, when the ruler of the kingdom under British protection died without a natural heir, his territory would not pass to an adopted heir but would lapse, that is become a part of British dominion. अब यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर रूलर जो है वो मर गया
ब्रिटिशर्स के अंडर है एंड वो रूलर क्या हुआ स्टूडेंट्स, रूलर की डेथ हो रही है, तो वो सारी प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होता है, रियल में सारी प्रॉपर्टी सन को मिलती है। बट अगर उसका रियल सन नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, तो वो टेरिटरी कहाँ चली जाएगी, अडॉप्टेड के पास नहीं जाएगी, वो सीधा लैप्स हो जाएगी। सो सारी प्रॉपर्टी, सारा किंगडम कहाँ चला जाएगा, लैप्स होके ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। अनलेस अडॉप्शन हैड बीन अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश, अगर अडॉप्शन ब्रिटिश ने अप्रूव किया है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अडॉप्टेड सन को मिलेगा। नेचुरल हेयर का मतलब होता है नेचुरली जो उनका बेटा है, सगा बेटा, उसे हम बोलते हैं। एंड अडॉप्टेड मतलब किसी को अडॉप्ट किया है, उनका बच्चा नहीं होता। तो यहाँ पर अडॉप्शन अगर अप्रूव किया है ब्रिटिशर्स ने, तो सारा प्रॉपर्टी, सारी किंगडम अडॉप्टेड सन के नाम जाएगी। बट अगर रूलर मर गया एंड उसका कोई सन नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बोल सकते हो टेरिटरी लैप्स हो जाएगी एंड सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर। Dalhousie enacts Satara, Nagpur, Jhansi and many other kingdoms under doctrines of lapse. अब ये जो पॉलिसी है, फिलोसॉफी ऑफ लैप्स, तो ये यही यूज करके डलहाउसी ने सातारा जीत लिया, नागपुर, झांसी एंड ऐसे बहुत सारे किंगडम्स जीते। अब स्टूडेंट्स किंगडम्स तो इनके अंडर आ गए, अब हम देखेंगे बंगाल आ गया, मद्रास आ गया, मराठा के साथ वॉर करके वो भी अपने अंडर ले लिया। फिर सेंट्रल प्रोविंस है हमारा यूपी बिहार साइड, वहां पर भी उन्होंने अटैक किया था, कॉन्कर कर लिया वो रीजन। तो अभी ये सारे रीजन्स को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, उनके फंक्शनिंग को देखना पड़ेगा, कैसे चलेगा ये, करेक्ट। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके वर्किंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा कि कैसे कामकाज होगा। सिर्फ अटैक करना, कॉन्कर करना चीज नहीं होती स्टूडेंट्स, वो तुम अटैक कर रहे हो तो वहां का वर्किंग कैसे चलेगा, वहां का सब कुछ, वो वर्किंग भी क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, once the British started annexing territories in India, annexing is nothing but conquering, attacking. They realized that they would have to enforce a proper system of administration to control conquered region. Conquer करके छोड़ देंगे तो कुछ मतलब नहीं है। तो एनेक्स करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना है कि कैसे वर्क करेंगे, कोई पार्लियामेंट होगा, कोई रूलर होगा, इसका रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, क्या होगा। तो सारे चीजों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है ताकि वो कॉन्कर्ड रीजन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। So they formulated policy to govern this territories, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसीज बनाई एंड उन्होंने बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाई थी स्टूडेंट्स, जो आज हम भी यूज करते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट आज भी यूज करते हैं। These policies were designed to consolidate British rule in India. ये पॉलिसीज का एम क्या था स्टूडेंट्स, कि ब्रिटिशर्स का रूल जो है इंडिया पे वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहे एंड हमेशा रहे। The welfare of common people was never a priority for them. अब ब्रिटिशर्स इंडिया के वेलफेयर के लिए नहीं आए थे स्टूडेंट्स, ना इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए आए थे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने आए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वेलफेयर तो भूल जाओ, पीपल का वेलफेयर तो यहाँ पर है ही नहीं। So it was all about British domination on India. Through it, the company wanted to increase. अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये पॉलिसीज बनाई थी, पॉलिसी डिजाइन की थी, वो उसके एम क्या थे, क्या करना चाहती थी कंपनी। यहाँ पर सबसे पहले तो अपना ट्रेड इंक्रीज करना चाहती थी, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती थी, टेरिटरीज को अपने अंडर लेना चाहती थी, जितनी टेरिटरीज लेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर उसका होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी कि भाई हाँ अभी यहाँ पर रूल करेगा कोई, तो वो कौन होगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पर हम वही देखेंगे, थ्रू इट द कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, increases the profitability from territories it held in India, जो भी टेरिटरीज है वहां से
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। फिर इंडिया पे अपना होल्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। The British divided territories into three divisions. The three of these were Bengal, Mumbai and Madras. So students, Britishers ने तीन divisions कर दिए proper administration के लिए. Madras that is south, Bengal east and Mumbai west. So तीन में divisions हो गए. तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर हमने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे अनेक्स करते गए टेरिटरीज, तो उन्होंने वहां पर क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिए। जो कॉन्कर्ड रीजन्स है उनके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई ताकि वो क्या कर सके, अपना कब्जा जमा सके वहां पर। प्रायोरिटी वाज नॉट एट ऑल, यू कैन से कॉमन पीपल जो है उनका वेलफेयर प्रायोरिटी जरा भी नहीं था। सो ब्रिटिशर्स जो थे उनकी प्रायोरिटी में कभी भी कॉमन पीपल नहीं आते थे, उनका वेलफेयर नहीं आता था। अब इससे वो क्या करने लगे स्टूडेंट्स, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने लगे, टेरिटरीज से जितना हो सकता था प्रॉफिट लेने लगे, एंड उन्होंने 3 में डिवीजन कर दिया, दैट इज मद्रास, मुंबई एंड बंगाल। फिर स्टूडेंट्स उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, दे वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब हमने देखा ना मुंबई, बंगाल एंड मद्रास, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंसीज। सो 3 प्रेसिडेंसीज थी, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। बंगाल ईस्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी, साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी एंड वेस्ट में मुंबई प्रेसिडेंसी। Each presidency was administered by a governor with the governor general acting as overall head. So सारे प्रेसिडेंसी में स्टूडेंट्स एक एक गवर्नर जनरल, तो वो पूरे मुंबई का एक गवर्नर जनरल, बंगाल का एक, मद्रास का एक, जो क्या करेगा, ध्यान रखेगा सब कुछ। द डिस्ट्रिक्ट वाज लुक आफ्टर बाय कलेक्टर। अब आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट को कौन ध्यान देता था, उस पे कलेक्टर ध्यान देता था। डिस्ट्रिक्ट के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो सारा काम कलेक्टर का। He supervised revenue collection and overall administration of district. नाम ही है स्टूडेंट्स कलेक्टर, देखो। तो जितना भी पैसा कलेक्ट करने का काम होता था डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, वो सब ये कलेक्टर करता था। एंड वो ध्यान भी रखता था कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। The day-to-day administration was carried out by 4 agencies: the Civil Service for General Administration, the Army to protect the territories the British held in India, the Police to maintain law and order and ensure peace, the Judiciary to dispense justice. So 4 agencies set up की थी स्टूडेंट्स। कौन सी? सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, जुडिशियरी। सिविल सर्विस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिनमें बहुत दिमाग होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए काम आते हैं। आर्मी जो क्या कर सकते हैं, टेरिटरीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, कोई भी अगेंस्ट गया तो उसे सीधा जेल में डाल देंगे। एंड जुडिशियरी जो क्या करेगा, जस्टिस प्रोवाइड करेगा। सो ये 4 एजेंसीज थी, डे टू डे काम करती थी अपना, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हम इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में कमेंट पोस्ट कर सकते हो उसके रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।